नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल कोर्से में। और आज हम बैंकिंग और फाइनेंस डोमेन से जुड़ा हुआ एक अहम मसला अ, या जजमेंट यूँ कहूँ, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। और इससे पहले कि मैं इस अहम जजमेंट के बारे में एनालिसिस करूं, कुछ और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जिसका मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और समरी आप सभी से मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। और इसका जो साइटेशंस है और एक समरी नोट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर दूँगा। तो मैं पहले ये जो अदर जजमेंट्स है जो मैं कवर नहीं करना चाहूँगा वीडियो बाय वीडियोज़ में, क्योंकि नॉर्मली ये सारे जजमेंट जो है वो जो प्रैक्टिशनर्स है या जो सब्जेक्ट की जानकारी रखते हैं उनको पता है। और ये ओल्ड जजमेंट्स है, ये रीसेंट जजमेंट्स नहीं है। तो इस लिहाज से मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, बजाय इसके कि मैं उसकी समरी डिस्क्रिप्शन जो है आप सभी को दे दूँगा। लेकिन संक्षिप्त में मैं उसकी चर्चा ज़रूर अभी करूँगा। उसके बाद में जो एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है उसके बारे में बात करूँगा। और इस लिहाज से बैंकिंग एंड फाइनेंस के डोमेन में ये आज का आखिरी वीडियो रहेगा। अगले सप्ताह से जो वीडियो बनेगा वो अलग सब्जेक्ट के ऊपर बनेगा, वो मैं आपको जब अगले हफ्ते वीडियो बनाऊंगा तब मैं बता दूंगा। अभी फ़िलहाल जो मैं बाकी और जजमेंट्स है उसके बारे में बात करूं, तो लैंडमार्क अपने आप में सरफेसी एक्ट में मर्डिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, इसका साइटेशन है 2004 ब्रैकेट में 4 SCC पेज नंबर 311। क्या था इशू? द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द सरफेसी एक्ट substantially and struck down the earlier 75% pre-deposit requirement, explained the borrower's remedy before the DRT। दूसरा जो जजमेंट है ये ट्रैवनकोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 1 SCC पेज 125। तो बैंक में इन्वोक सरफेसी विदाउट फर्स्ट विड्रॉइंग द प्रोसीडिंग बिफोर द रिकवरी ऑफ द डेट्स एक्ट, यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के सामने जो OA फाइल होती है उसके साथ साथ सरफेसी का इन्वोकेशन हो सकता है। दोनों पैरेलल जुरिडिक्शन मेंटेनेबल है। सिविल कोर्ट कैनॉट एंटरटेन डिस्प्यूट कंसर्निंग द मेजर्स टेकन अंडर सेक्शन 13(4) ऑफ द सरफेसी एक्ट when the DRT has the jurisdiction। ये जो जजमेंट है जगदीश सिंह वर्सेस हीराला 2014 1 SCC पेज 479। फिर हर्षद गोवर्धन सोनगर वर्सेस इंटरनेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन 2014 6 SCC 1। this judgment explained कि when a lawful tenancy can survive enforcement under the SARFAESI Act। और यूपी स्टेट शुगर कॉरपोरेशन वर्सेस सुमैक इंटरनेशनल लिमिटेड 1997 1 SCC पेज 568। The court should restrain invocation of an unconditional bank guarantee only in cases of egregious fraud or irretrievable injustice। और कैनरा बैंक वर्सेस कैनरा सेल्स कॉरपोरेशन 1987 2 SCC पेज 666। बैंक ऑर्डिनरली कैन नॉट डेबिट इट्स कस्टमर्स अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्ज्ड चेक। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। और भी जो जजमेंट्स हैं जैसे कि सिंडिकेट बैंक वर्सेस विजय कुमार 1992 2 SCC पेज 330। It recognized the bank's general lien under section 171 of the Contract Act subject to the governing agreements and the circumstances। और इस तरह के जो जजमेंट्स हैं वो अपने आप में जो भी इस फील्ड में है या बैंकिंग और फाइनेंस के डोमेन से जुड़े हैं उनको बाय एंड लार्ज सभी को पता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिसके मैंने फुल फ्लेज वीडियो बनाए हैं उनके बारे में नहीं पता होगा, उनके बारे में भी डेफिनेटली पता होगा। लेकिन ये जो है जजमेंट, इनका संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन जो है मैंने साइटेशन के साथ आप सभी को शुरुआत में ही दे दी है। इसका मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है एक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोगों को सुविधा होगी। तो अब आज चलते हैं एक अगला जो जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है।
और टाइटल है लक्ष्मीपत सुराना वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2021 8 SSC 481। जो मसला था पर्सनल गारंटी से जुड़ा हुआ, CIRP में इनिशिएट अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट गारंटर इवन वेयर द प्रिंसिपल बोरोवर इज़ नॉट अ कॉर्पोरेट पर्सन। ये इसमें डिसाइडिंग फैक्टर था और इससे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। तो अब शुरू करते हैं। हुआ क्या था? हुआ ये था कि ये विषय जो था सुप्रीम कोर्ट के सामने जो लाया गया कि क्या कॉर्पोरेट गारंटर के खिलाफ IBC के तहत कार्रवाई हो सकती है यदि प्रिंसिपल बोरोवर कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि IBC प्रोसीडिंग मेनली अगेंस्ट कंपनी के खिलाफ ही की जा सकती है। लेकिन अगर जो प्रिंसिपल बोरोवर है वो अगर कंपनी नहीं है, कंपनी के बजाय वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बजाय वो प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है और जो उसके गारंटर है वो कंपनी है, तो क्या इस स्थिति में जो कॉर्पोरेट गारंटर के खिलाफ IBC के तहत कार्रवाई हो सकती है? ये संक्षिप्त में इशू था। तो लक्ष्मीपत सुराना वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका डिसीजन 26 मार्च 2021 को हुआ, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी लोन का मेन बोरोवर यानी कि प्रिंसिपल बोरोवर कोई प्रोप्राइटरशिप या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, तब भी उस लोन की गारंटी देने वाली कंपनी के विरुद्ध इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 यानी कि IBC सेक्शन 7 के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती है। तो समझते हैं इस पूरे मसले को डिटेल में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने महावीर कंस्ट्रक्शन को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस या लोन फैसिलिटी दी थी। महावीर कंस्ट्रक्शन एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी जिसके प्रोप्राइटर थे लक्ष्मीपत सुराना। अब इस फाइनेंशियल असिस्टेंस को जो लोन मिला था इस प्रोप्राइटरी फर्म को, इस लोन की गारंटी जो है सुराना मेटल्स लिमिटेड, ये जो कंपनी थी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थी अंडर द कंपनीज एक्ट, उन्होंने इसकी कॉर्पोरेट गारंटी दी थी। बाद में जो प्रिंसिपल बोरोवर है ने लोन रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया और अकाउंट को NPA में घोषित कर दिया गया। बैंक ने प्रिंसिपल बोरोवर और गारंटर दोनों से रिपेमेंट की मांग की, लेकिन डिफ़ॉल्ट रहा, पेमेंट डिमांड के बाद भी कोई पेमेंट नहीं आई। तो बैंक ने IBC के सेक्शन 7 के तहत सुराना मेटल्स लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थी, के खिलाफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस CIRP शुरू कर दी NCLT में। लेकिन गारंटर कंपनी की ओर से यह तर्क दिया यानी कि एक सबमिशन किया गया कि प्रिंसिपल बोरोवर कोई कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है, तो इस लिहाज से IBC के तहत कॉर्पोरेट गारंटर के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। तो यही एक सवाल था कि क्या किसी कॉर्पोरेट गारंटर के विरुद्ध IBC की सेक्शन 7 के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती है जब प्रिंसिपल बोरोवर स्वयं कोई कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल बोरोवर का कॉर्पोरेट पर्सन होना ये ज़रूरी नहीं है यदि गारंटर एक कंपनी है और उसने लोन रिपेमेंट की गारंटी दी है, तो प्रिंसिपल बोरोवर के डिफ़ॉल्ट करने पर उस कंपनी के खिलाफ सेक्शन 7 के तहत CIRP शुरू की जा सकती है। कॉर्पोरेट गारंटी की लायबिलिटी केवल इस कारण ख़त्म नहीं हो जाएगी कि लोन लेने वाला व्यक्ति या प्रोप्राइटरशिप फर्म था, यानी कि वो कोई कंपनी नहीं थी। इस लिहाज से कॉर्पोरेट गारंटी की लायबिलिटी अपने आप में ख़त्म नहीं होगी। तो कोर्ट में क्या सबमिशन थे? सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 128 का यहाँ पे जिक्र किया। इस प्रोविज़न के अनुसार गारंटर की लायबिलिटी प्रिंसिपल बोरोवर के लायबिलिटी के समान होती है, यानी कि बोथ द लायबिलिटीज आर को एक्सटेंसिव। इसका मतलब यह है कि बोरोवर ने अगर डेप्ट का भुगतान नहीं किया तो कॉर्पोरेट गारंटर से भी भुगतान मांगा जा सकता है। क्रेडिटर को पहले केवल बोरोवर के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई भी बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जहाँ पे प्रिंसिपल बोरोवर है और गारंटर है तो प्रायोरिटी बेसिस पे प्रिंसिपल बोरोवर के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कोर्ट ने IBC के डेफिनेशन पर भी ध्यान दिया। सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर को कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ CIRP शुरू करने की परमिशन देता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 में कॉर्पोरेट डेटर को डिफाइन किया गया है। सेक्शन
5 सबसेक्शन 5 में फाइनेंशियल डेप्ट में गारंटी से जुड़ी लायबिलिटी का भी इंक्लूजन हुआ है। इस लिहाज से कॉर्पोरेट गारंटर को प्रिंसिपल बोरोवर के डिफ़ॉल्ट के कारण पेमेंट करना पड़ता है, तो वह लायबिलिटी कॉर्पोरेट गारंटर की फाइनेंशियल डेथ बन सकती है और बनती है। तो कोर्ट ने कहा कि बोरोवर के डिफ़ॉल्ट के कारण गारंटर की पेमेंट ऑब्लिगेशन सक्रिय हो जाती है। यदि वह गारंटर एक कॉर्पोरेट पर्सन है तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ आईबीसी के तहत प्रोसीडिंग सेक्शन 7 के अंदर चलाई जा सकती है। तो कॉर्पोरेट गारंटर की जो डेफिनेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से है, वो आईबीसी में कॉर्पोरेट गारंटर की जो डेफिनेशन है वो बाद में जोड़ी गई। तो यहाँ पे जो अपीलेंट है यानी कि जो सुराना स्टील्स वाले थे, उन्होंने कहा कि यह डेफिनेशन केवल उन्हीं मामलों के लिए है जहाँ पे प्रिंसिपल बोरोवर भी कॉर्पोरेट डेटर हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉर्पोरेट डेटर की डेफिनेशन एक एग्जॉस्टिव है और किसी कॉर्पोरेट पर्सन को केवल इस आधार पर आईबीसी की लायबिलिटी से बाहर नहीं किया जा सकता कि जिस व्यक्ति या एंटिटी के लिए उसने गारंटी दी थी वो कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है। तो एक इसका जो बिजनेस पे इफेक्ट क्या होता है इस फैसले के कारण, तो इसका निर्णय इस फैसले का निर्णय जो है लेंडर्स, बैंक, कंपनीज और डायरेक्टर्स के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है। पहला, बैंक और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास रिकवरी का एक एडिशनल ज़रिया उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, कोई कंपनी यदि किसी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म को लोन की गारंटी देती है तो वह केवल गारंटर कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। तीसरा, कॉर्पोरेट गारंटी देते समय कंपनियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। एक गारंटी कंपनी को आईबीसी प्रोसीडिंग से और संभावित इंसॉल्वेंसी तक ले जा सकती है। अगर आप एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लोन में एक कॉर्पोरेट एंटिटी गारंटर बनता है तो आपके खिलाफ आईबीसी की धारा इन्वोक करने से आप बच नहीं सकते। और चौथा, प्रिंसिपल बोरोवर के विरुद्ध इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग संभव न होने पर कॉर्पोरेट गारंटर के विरुद्ध आईबीसी की सेक्शन 7 का जो प्रोविज़न है वो खुला रहेगा और उसके तहत प्रोसीडिंग्स डाली जा सकती है, लाई जा सकती है और उसके ऊपर फैसला एनसीएलटी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो करती है। तो फाइंडिंग क्या है, यदि प्रिंसिपल बोरोवर डिफ़ॉल्ट करता है और उसकी गारंटी किसी कंपनी ने दी है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर उस कंपनी के खिलाफ आईबीसी की सेक्शन 7 के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है, भले ही प्रिंसिपल बोरोवर स्वयं कोई कॉर्पोरेट पर्सन ना हो। तो ये था आज का वीडियो। इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर तो आप ये कहकर बचना चाहते हो कि जो प्रिंसिपल बोरोवर है वो कंपनी नहीं है और गारंटर जो है वो कंपनी है और इसलिए आईबीसी की जो प्रोसीडिंग्स है वो इन्वोक नहीं की जा सकती है, तो ये जजमेंट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है आपके खिलाफ, यानी कि वो कॉर्पोरेट गारंटर के खिलाफ आईबीसी प्रोसीडिंग्स डेफिनेटली इन्वोक की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट डोमेन से जुड़े हुए जजमेंट के बारे में डिस्कस करते हुए, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप सभी को। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो बाकी जो जजमेंट मैंने वीडियो के शुरुआत में डिस्क्राइब किए उसका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और इसी के साथ आज का लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सी यू, हैव अ नाइस वीकेंड एंड एंजॉय चाय पकौड़ी।